हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज़ कपिल गोयल और CUET पीजी फिजिक्स की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है उस प्रिपरेशन की सीरीज़ में आज दूसरा सब्जेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था, जो कि EMT के हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। तो मैंने ये बताया था कि सैटरडे संडेज़ में हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और वो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो भी मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे ऑसिलेशन एंड वेव्स की। तो ऑसिलेशन वेव्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है SHM, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन, उसके बाद वेव्स का पढ़ना है, जितनी भी वेव्स होंगी वो सारा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का आज ये होगा बेसिक लेक्चर। तो ये जितने भी सैटरडे संडेज आएंगे, लगभग मैंने आपको बताया था कि मिड मार्च तक ये जो सब्जेक्ट है हमारा SHM एंड वेव्स चलेगा। तो सैटरडे संडेज, उसके अलावा जो भी छुट्टियां आएंगी उसमें मैं ये कवर मैं तुम्हें करा दूंगा। इसके अलावा EMT के जो लेक्चर्स हैं हमारे वो रेगुलरली चल रहे हैं, उन लोगों को आप देख भी रहे हो। असाइनमेंट मैं जो भेज रहा हूँ वो भी आप सॉल्व कर रहे हो। तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG फिजिक्स के लिए तो ये जो लेक्चर्स है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से ही आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है ये टच करते हुए चल रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस है वो इनमें से भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि ऑसिलेटरी मोशन की मैं बात करूं तो ऑसिलेटरी मोशन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक शब्द आता है पेरियोडिक मोशन। ये देखो मैंने यहाँ सब लिखा हुआ है डेफिनेशंस वगैरह, तो तुम चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स बना के लिखो, जैसा भी करो वो कर लेना। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पेरियोडिक मोशन की अगर बात करें तो पेरियोडिक मोशन का मतलब ऐसी मोशन होती है जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है और जो एक डेफिनिट पाथ पर चलती है ना। एक ऐसी मोशन जो कि एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है और एक डेफिनिट पाथ के ऊपर चलती है, ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? पेरियोडिक मोशन। ठीक है। और वो जो रेगुलर इंटरवल होता है टाइम का उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल जो अर्थ है, अर्थ, ये मान लो अर्थ है और इस अर्थ के चारों तरफ जो मून है, मून जो क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक है। तो ये हो गया मून और ये होगी अर्थ। तो मून जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये कौन सी मोशन होती है? पेरियोडिक मोशन होती है। पेरियोडिक मोशन क्यों होती है? क्योंकि ये एक रिपीटेड इंटरवल ऑफ टाइम, रिपीटेड इंटरवल ऑफ टाइम कितना है? 27.3 डेज। 27.3 डेज के टाइम इंटरवल के बाद ये अपने आप को क्या करती रहती है? रिपीट करता रहता है मून अर्थ के चारों तरफ। तो ये कौन सी मोशन होती है? पेरियोडिक मोशन होती है। इसी तरह से नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट है, दिल है ना, उस दिल की भी जो मोशन होती है वो पेरियोडिक मोशन होती है। जो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 0.8 सेकेंड्स। कितना होता है? 0.8 सेकेंड्स। इसी तरह से जो हेलिकॉमेट है उसका भी कौन सा मोशन होता है? उसका भी पेरियोडिक मोशन होता है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे कि अर्थ के चारों तरफ मून का जो मोशन है वो किस तरह का मोशन होता है, जो दिल है या जो हार्ट है उसका जो मोशन है वो किस तरह का मोशन होता है, हेलिकॉमेट का जो मोशन है वो किस तरह का होता है। इसी तरह से सन के जो ऑर्बिट्स हैं, सन के जो उपग्रह हैं लाइक अर्थ, वो उसके चारों तरफ एक रिपीटेड टाइम ऑफ इंटरवल में चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो भी कौन सी मोशन होती है? पेरियोडिक मोशन होती है। तो ये जो पेरियोडिक मोशन है इसका जो पाथ है वो लीनियर भी हो सकता है, इसका पाथ सर्कुलर भी हो सकता है, इसका पाथ एलिप्टिकल भी हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है। ठीक है। तो पेरियोडिक मोशन की यहाँ पर बात हो गई। अब ऑसिलेटरी मोशन की हम बात करें तो ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसके अंदर कोई भी जो बॉडी कह लो या पार्टिकल कह लो वो टू एंड फ्रो मोशन करती है। टू एंड फ्रो मोशन मतलब लगातार ऐसे ऊपर नीचे मोशन करती है। तो ऐसी मोशन जिसमें कोई पार्टिकल या बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करते हैं एक मीन पोजीशन के अबाउट, तो उस मोशन को हम क्या नाम देते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। उस मोशन को हम क्या नाम देते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें, स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करो तो स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसा होगा, सिंगल स्प्रिंग और मास का सिस्टम बता रहा हूँ। तो इसकी जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी? वो ऑसिलेटरी मोशन होगी, है ना, टू एंड फ्रो मोशन चलेगी ऐसे। इसी तरह से एक जो पिस्टन है,
पिस्टन कैसा होता है, पिस्टन ऐसा होता है, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन की कनेक्टिंग रॉड है। तो पिस्टन जो ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर लगा हुआ है, तो वो इंजन फ्रेम के अंदर ऐसे मोशन करता है, यूँ ऊपर नीचे, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो वो जो मोशन है वो भी कैसी मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन। इसी तरह से जो पेंडुलम है, पेंडुलम, स्विंगिंग पेंडुलम, ये भी जो मोशन करता है, ये कौन सी मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन कौन सी मोशन होती है, जिसमें कि कोई पार्टिकल या कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है एक मीन पोजीशन के अबाउट, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, तो जो मीन पोजीशन होती है वो कौन सी मोशन होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ठीक है, कौन सी कंडीशन होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ऑसिलेटरी मोशन के लिए एक और चीज़ जरूरी है, इट नीड नॉट टू बी पेरियोडिक एंड नीड नॉट टू हैव फिक्स्ड एक्सट्रीम पोजीशन। जरूरी नहीं कि इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो फिक्स्ड रहे। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, देखो इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम है, तो स्टार्टिंग में इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं वो ये है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो यहाँ आ गई, थोड़ी टाइम बाद, थोड़ी टाइम इंटरवल के बाद इसकी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ आ गई, और धीरे धीरे ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुकता जाएगा। तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इसकी जो फिक्स्ड एक्सट्रीम पोजीशन हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि पेरियोडिक हो। पेरियोडिक का मतलब हमने पढ़ा कि फिक्स इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करे। तो यहाँ पर ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे। यहाँ पर कंडीशन ये है कि एक मीन पोजीशन के अबाउट ये क्या करे, टू एंड फ्रो मोशन करे, ऐसे ऐसे मोशन करता रहे। तो इसको हम क्या नाम देंगे, ऑसिलेटरी मोशन नाम देंगे। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो पेरियोडिक मोशन है और जो ऑसिलेटरी मोशन है उन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, ऐसी ऑसिलेटरी मोशंस जिनके अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है, ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जिनके अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है, उसको पेरियोडिक भी कहते हैं। ठीक है, द ऑसिलेटरी मोशन इन विच एनर्जी इज कंजर्व्ड आर ऑल्सो पेरियोडिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि ऐसी ऑसिलेटरी मोशंस जिनका एनर्जी जो है कंजर्व रहती है वो फॉलोइंग भी होती है, तो क्या होगी, पेरियोडिक होगी। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। ठीक है, अच्छा, अब एक टाइप की और मोशन हो गई SHM। कौन सी होती है, SHM। SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन होती है जो एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करती है। मीन मोशन ऑफ पार्टिकल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मोशन टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी, और अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन, अबाउट अ मीन पोजीशन under the action of restoring force or restoring torque is known as simple harmonic motion। ठीक है, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा किधर की तरफ होती है, मीन पोजीशन की तरफ होती है। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, तो ऐसी मोशन जिसमें टू एंड फ्रो मोशन तो हो रही है मीन पोजीशन के अबाउट, परंतु यहाँ पर पार्टिकल या बॉडी के ऊपर एक कौन सा फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है या रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, जो कि उसको पकड़कर वापस लेके आ रहा है किधर की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। कहने का मतलब
जो रीस्टोरिंग फोर्स है या जो रीस्टोरिंग टॉर्क है उसकी जो डायरेक्शन है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन लग गई F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। हालांकि इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद और डिस्कशन करूँगा कि ये फार्मूला क्या है, परंतु अभी के लिए F इक्वल्स टू माइनस के एक्स जो कि इक्वेशन हो गई या जो नेसेसरी कंडीशन हो गई किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो ये नेसेसरी कंडीशन हो गई, नेसेसरी कंडीशन फॉर SHM। अब यहाँ पर तीन अलग अलग बातें हो गई। एक हो गई पेरियोडिक मोशन। तो पेरियोडिक मोशन वो है जो एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे और एक डेफिनिट पाथ के ऊपर चले, तो उसको हम पेरियोडिक मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन वो है जो एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करे, उसके साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि उसके ऊपर जो एक फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जिसकी डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है। तो ऐसा कोई ऑसिलेटरी मोशन के साथ चक्कर नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन के केस में हमने पढ़ा कि इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशंस है वो फिक्स हो, वो कोई ज़रूरी नहीं। इसका जो पेरियोडिक होना ना होना ये कोई ज़रूरी नहीं। पेरियोडिक कब ये हो सकती है, जब इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो, कंजर्व हो, तो उस केस में ये पेरियोडिक हो सकती है। फिर हमने बात की किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसको हम SHM बोलते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी जो ऑसिलेटरी मोशन जो कि टू एंड फ्रो मोशन करे मीन पोजीशन के अबाउट और उसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा हो जिसकी डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ हो, मीन जो पोजीशन है उसकी तरफ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेसेसरी कंडीशन इसके क्या है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब सवाल ये बनता है कि क्या जितनी भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगी या जितनी भी SHM है वो ऑसिलेटरी मोशन होगी, है ना। सवाल वापस सुनो, सवाल ये है क्या जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन है वो SHM होगी, या ऐसा बोल लूँ कि या जितनी भी SHM है वो ऑसिलेटरी होगी या नहीं होगी। तो ऑसिलेटरी मोशन SHM मोशन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर जितनी भी SHM है वो ऑसिलेटरी मोशन होगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट मैं डाल रहा हूँ। क्या नोट डाल रहा हूँ कि ऑसिलेटरी मोशन, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ऑसिलेटरी मोशन इज नीड नॉट टू बी SHM, बट ऑल SHMs आर ऑसिलेटरी। पर जितनी भी SHM है वो सारी की सारी क्या होंगी, ऑसिलेटरी होंगी। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं SHM से कि उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है या रीस्टोरिंग टॉर्क है उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है। ऑसिलेटरी मोशन से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये पूछे जा सकते हैं इसके एग्जाम्पल के। फिर पेरियोडिक मोशन से इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके एग्जाम्पल के। दो मोशन और सुनी होगी तुमने, पढ़ेंगे हालांकि हम उनको बाद में। एक होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन, एक होती है फोर्स ऑसिलेशन, एक होता है फ्री वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे आगे। डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है, ऐसे ऑसिलेशंस जिसमें कि जो एनर्जी है वो लगातार क्या होती जाए, कम होती जाए, या एम्पलीट्यूड लगातार क्या होता चला जाए, डिक्रीज होता चला जाए। ऐसी मोशन को हम क्या नाम देते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन मोशन कहते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस आर दोज इन विच एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यू टू सम रेजिस्टिव फोर्स एंड हेंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज आफ्टर सम टाइम ऑसिलेशन विल स्टॉप। सिंपल एक लाइन में याद रखना कि डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसे ऑसिलेशन होते हैं जिसमें कि जो एनर्जी है या जो एम्पलीट्यूड है लगातार डिक्रीज होता जाता है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है ये थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। जिसमें जो एनर्जी है, जो एम्पलीट्यूड है, लगातार डिक्रीज होता जाता है। कारण क्या होता है कि मोशन के अंदर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, लाइक फ्रिक्शन, है ना। तो उसकी वजह से एनर्जी लगातार डिक्रीज हो रही है विद द टाइम और फाइनली जाकर जीरो हो जाए, तो ऐसे मोशन को, ऐसे ऑसिलेशन को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन और एक होता है फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन। आगे जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ेगा आगे चल के ये चीज़ भी आएगी कि फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस, फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन उसके ऊपर क्वेश्चंस क्या है। चलो भाई, तो यहाँ तक की बात सबके समझ में आ गई होगी।
और ऐसा कुछ मैंने भारी चीज़ बताई नहीं है, 12वीं क्लास की चीज़ें बताई हैं। तो अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखो भाई, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अब ऑसिलेटरी मोशन की मैं वापस बात करूँ तो ऑसिलेटरी मोशन के अंदर एक पार्टिकल जो हमने कंसिडर किया, कंसिडर अ पार्टिकल फ्री टू मूव ऑन एक्सिस इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय फोर्स गिवन बाय, तो ऑसिलेटरी मोशन के लिए मैंने कंसिडर कर लिया ऐसे एक रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू माइनस KXN, ये कंडीशन बना ली मैंने, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये कहलाएगी ऑसिलेटरी इक्वेशन। ये क्या कहलाएगी? ऑसिलेटरी इक्वेशन। ये जो लिखी थी मैंने ये वाली, ये थी इक्वेशन ऑफ SHM, और ये जो इक्वेशन है ये ऑसिलेटरी इक्वेशन है। K क्या होगा? एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा जिसको आगे चल के हम नाम देंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। एंड x क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से। K का मतलब क्या होगा? K का मतलब होगा पॉजिटिव कांस्टेंट, और x का मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब n की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। अगर मैं n की वैल्यू इवन लूँ, ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू इवन लूँ तो n की वैल्यू इवन का मतलब मैंने n की वैल्यू ली 2, मैंने n की वैल्यू ली 4, n की वैल्यू ली 6 इवन, ठीक है। तो क्या होगा ये कि x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव है और चाहे x की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव है और x की वैल्यू चाहे नेगेटिव है, x की पावर n हमेशा क्या रहेगा? हमेशा रहेगा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। x की पावर n हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, और x की पावर n हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो इसका क्या मतलब होगा? f जो है हमेशा क्या वैल्यू देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। f इज ऑलवेज हैज नेगेटिव वैल्यू। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ ऐसे कोई मेरे को एक पार्टिकल की मोशन दे रखी है, ये मीन पोजीशन है उसकी, या x बराबर 0 है, यहाँ x बराबर 0 है, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है ऐसे, ठीक है। अब ऑसिलेटरी मोशन में हमने ये पढ़ा है कि टू एंड फ्रो मोशन है। कौन सी मोशन है ये? टू एंड फ्रो मोशन है, यानी कि ऐसे जानी चाहिए, यूँ चलनी चाहिए और फिर इधर आनी चाहिए। तो अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है यानी कि पॉजिटिव x में जा रहा है तो ये इधर आनी चाहिए वापस, और इधर आने के लिए इस पर फोर्स की डायरेक्शन जो होनी चाहिए, फोर्स लगना चाहिए इधर की तरफ, जो कि लग गया। चाहे x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में भी x की वैल्यू क्या दे दी? f की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, यानी कि f जो आ गया वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। भाई माइनस साइन ये शो ही तो कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गया। अब यदि मैं कह दूं कि ये जो पार्टिकल है वो इधर जा रहा है यूं ऐसे, तो अब इस पर फोर्स किधर लगना चाहिए? इधर लगना चाहिए, है ना। पर यहां पर जब तुम माइनस एक्स डालोगे तो क्योंकि x की जो पावर है वो इवन में है, तो माइनस एक्स डालोगे तो भी क्या देगा? ये पॉजिटिव देगा, तो भी वैल्यू क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो f हमेशा क्या रहेगा? माइनस में ही रहेगा, है ना। यहाँ पर f की वैल्यू हमेशा क्या आती रहेगी? माइनस में आती रहेगी। वहीं अगर मैं n की वैल्यू इवन लूँ, n की वैल्यू क्या लूँ? इवन, n की वैल्यू मैं ले लूँ 1, मैं ले लूँ 3, मैं ले लूँ 5, तो उस केस में क्या होगा? x की वैल्यू यदि पॉजिटिव है, x की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो उस केस में f हमेशा क्या मिलेगा? नेगेटिव। f ऑलवेज क्या मिलेगा? नेगेटिव। क्यों भाई? x की वैल्यू यदि नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी तो यहाँ x की पावर n हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव, और f की जो वैल्यू है माइनस kx में मिलेगी, यानी कि f जो लगेगा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वहीं यदि नेगेटिव x में भागोगे तो मैं नेगेटिव x के साथ यहाँ पर वैल्यू क्या देगा? ये यहाँ पर वैल्यू दे देगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो f की डायरेक्शन को अब ये किधर कर देगा? ये प्लस की तरफ कर देगा। अब ये f की डायरेक्शन को प्लस की तरफ कर देगा, यानी कि दूसरा केस अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पर ऑड वाले के लिए बना रहा हूँ, ऑड वाले केस के लिए, तो जब पार्टिकल इधर जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, जब पार्टिकल इधर जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, और ये डिस्प्लेसमेंट है ऊपर वाला। तो ये जब n की वैल्यू 1 है, 3 है, 5 है तो ऑसिलेटरी इक्वेशन जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है।
परंतु जब इसकी वैल्यू 2 है, 4 है, 6 है, तो उस केस में जो कंडीशन है यानी कि टू एंड फ्रो मोशन वाली वो फुलफिल नहीं हो रही है, वो हमेशा ए की वैल्यू लेके बैठा है नेगेटिव। इसलिए हम जो n की वैल्यू है वो हमेशा क्या लेंगे, 1 लेंगे, 3 लेंगे और 5 लेंगे। और इसमें भी सबसे सिंपल, हम जब n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, n की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है f इक्वल्स टू -kx, और उसको हम नाम दे देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या नाम दे देते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ऑसिलेटरी इक्वेशन क्या है और सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन क्या है, और इसको हम कह देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। f इक्वल्स टू -kx। लेना क्या क्या है? 1 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, यानी कि ऑड नंबर्स वाली वैल्यू लेनी है किसकी? n की। तो यहाँ तक तो बात हो गई हमारी मोशंस के बारे में कि कौन सी मोशन क्या है। अब जो ये SHM की हम बात कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है लीनियर SHM और एक होती है एंगुलर SHM। एंगुलर SHM का मतलब क्या हो गया? यदि कोई पार्टिकल, पहले मैं एंगुलर की बात कर रहा हूँ, तो यदि कोई बॉडी या पार्टिकल एक गिवन एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? एंगुलर एक्सेलरेशन कर रहा है, ऐसे जा रहा है, यूँ चल रहा है ना। तो एक मीन पोजीशन के अबाउट एंगुलर रोटेशन कर रहा है या एंगुलर उसके एग्जीक्यूशंस हैं, एंगुलर ऑसिलेशंस हैं, तो उस SHM को हम क्या नाम देते हैं? एंगुलर SHM। और लीनियर SHM का मतलब क्या है? जब कोई पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, ऐसे चलता है यूँ, टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं हम लीनियर SHM। ठीक है, उसको क्या नाम देते हैं हम? लीनियर SHM। तो यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे चलते हैं। लीनियर SHM को अगर हमें एनालिसिस करना है तो एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? यानी कि जो हमने लिखा है f इक्वल्स टू -kx, उसको समझना है, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो उसके लिए हमने 3 पोजीशन बनाई। एक पार्टिकल है, उसकी 3 पोजीशन है। ये वाली पोजीशन है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब जहाँ x बराबर 0 है, ऐसी पोजीशन जहाँ पर फोर्स 0 हो, उसको हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशंस का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है ना। एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन से और एक्सट्रीम पोजीशन तक की जो डिस्टेंस होती है उसको आगे चलकर हम नाम देंगे एम्पलीट्यूड। तो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो शुरुआत में पार्टिकल था यहाँ पर ए पोजीशन पर, और जब वो ए पोजीशन पर है तो उसके पास वेलोसिटी है v बराबर v0 इनिशियली। ये ए से चलना चालू हुआ और कहाँ तक जा रहा है? बी तक जा रहा है। ठीक है, ए से चलना चालू हुआ और कहाँ तक जा रहा है? बी तक जा रहा है। तो ए से बी तक जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यूँ जा रहा है। तो SHM की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या करेगा? मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। तो इस पर फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, यानी कि वो उसको पकड़ कर क्या कर रहा होगा? पीछे खींच रहा होगा। तो सिंपल भाषा में अगर बात करें तो एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा है? पीछे की तरफ लग रहा है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा वो पीछे की तरफ। तो जब ये ए से बी की तरफ बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन, या उसको आप रिटार्डेशन भी बोल सकते हो, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और वेलोसिटी जैसे जैसे बी की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी या स्पीड जो है इसकी घटती जाएगी। और जब ये बी पर पहुंचेगा तो बी पर स्पीड क्या हो जाएगी? इसकी 0। ठीक है, बी पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जब ये सीधा सीधा जा रहा है तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जब ये पहुँच जाएगा तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्सेलरेशन का मैक्सिमम और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। हालांकि ये जो एक्सेलरेशन होगा ये बेसिकली क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन आ गया, इसका रिटार्डेशन। अब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है मैक्सिमम एक्सेलरेशन लेके बैठा है, इसको पकड़ के खींचेगा वापस किधर की तरफ? मीन पोजीशन की तरफ। तो अब ये v बराबर 0 से b से वापस किधर की तरफ चलेगा? a की तरफ। तो अब ये b से किधर की तरफ चल रहा है? a की तरफ। तो जब ये b से a की तरफ जाएगा तो b से a की तरफ जब ये जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ना चालू होगी, क्योंकि अब फोर्स लेके जा रहा है इसको। तो वेलोसिटी बढ़ना चालू होगी, तो वेलोसिटी वापस 0 से बढ़कर कितनी जाएगी? v जाएगी। v 0 से v जाएगी। अब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, फिर फोर्स किधर की तरफ लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एक्सेलरेशन कम होता जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पहुँचकर कितनी हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पहुँचकर कितनी हो जाएगी? 0। परंतु इसमें वेलोसिटी है, तो ये कहाँ निकल जाएगा? आगे निकल जाएगा। वो वेलोसिटी पकड़ के इसको ले जाएगी वापस कहाँ पर? ए से लेके और सी तक। तो वापस से वही कहानी होगी जो कहाँ से कहाँ तक थी? ए से बी तक थी।
फिर ये कहाँ से आएगा, सी से, और फिर वापस ए आएगा जैसे ये बी से ए पर आया था। तो इस तरह से लगातार ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, इसको आप एनर्जी के टर्म्स में भी ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। अब जब ये यहाँ से आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। परंतु यहाँ पर इसके पास जब ये अपनी मीन पोजीशन पर रहेगा तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी इसके पास बच जाएगी जो इसको पकड़ कर किधर ले जाएगी, आगे, फिर वापस भगेगा किधर की तरफ, ए की तरफ। तो इस तरह से लगातार ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। यदि हम वैसे समझना चाहें कि जो पोजीशंस रहें पार्टिकल की या वेलोसिटी एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, तो जब ए से बी तक ये चलेगा तो वेलोसिटी देखो क्या हो रही है, घट रही है। स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। हमने देखा कि बी पर स्पीड कितनी हो गई थी, 0। एक्सेलरेशन जो है ए की तरफ बढ़ रहा है, ए की तरफ बढ़ रहा है, मैंने कहा रिटार्डेशन बढ़ रहा है, और जिसका मैग्नीट्यूड लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब ये बी से ए की तरफ आ रहा है तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, बी से ए की तरफ आने पर वेलोसिटी बढ़ रही है, ए की तरफ वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये साइन है बी की तरफ का, ये साइन है ए की तरफ का। एक्सेलरेशन जो है वो ए की तरफ है, पर एक्सेलरेशन अब क्या हो रहा है, घट रहा है। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। डायरेक्शन उसकी किधर है, ए की तरफ। ए से सी जब जाएंगे तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, सी की तरफ है, परंतु वो वेलोसिटी क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। एक्सेलरेशन जो है वो अब किधर है, ए की तरफ है। एक्सेलरेशन ए की तरफ है और उसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर वापस जब सी से ए की तरफ आएंगे तो सी से ए की तरफ आएंगे तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, ए की तरफ है, और वेलोसिटी की स्पीड जो है या स्पीड या वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन स्टिल किधर की तरफ है, ए की तरफ है, और जो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहाँ चारों केसेस में आपने एक चीज़ अगर नोट की हो तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है हमेशा किधर की तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है। और यही तो इक्वेशन लिखी हुई है, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स, क्योंकि एफ बराबर होता है एम ए, तो एम ए बराबर क्या हो गया, माइनस के एक्स। तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होगी, अपोजिट होगी। तो एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। किसके केस में, एसएचएम के केस में। ठीक, अब कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, कि क्या क्या इसके बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो इसमें यूज़ होती हैं। हालांकि तुम्हें पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, वो पोजीशन जिस पर नेट फोर्स जो है पार्टिकल का क्या हो जाए, 0। यानी कि मीन पोजीशन पर x बराबर क्या होता है, 0 होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पर जो स्पीड है पार्टिकल की 0 होती है। ये हमने देखा भी था इन केसेस में, यहाँ पर देखा भी है तुमने, यहाँ पर वेलोसिटी 0, यहाँ पर वेलोसिटी 0। तो वो पॉइंट जहाँ पर पार्टिकल की स्पीड जो है वो 0 हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मेन पोजीशन से वो जितना भी दूर चला पार्टिकल उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में यहाँ मेन पोजीशन से इतना चल लिया तो ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम का मतलब ये मेन पोजीशन से कहाँ आ गया, और एक्सट्रीम पोजीशन तक आ गया। तो मेन पोजीशन से अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन तक आ जाए तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम नाम दे देते हैं एम्पलीट्यूड, हिंदी में कहते हैं आयाम। मेन पोजीशन से कोई भी डिस्टेंस ये चला तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और मेन पोजीशन से और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक की जो भी डिस्टेंस हो जाती है उसको हम नाम दे देते हैं एम्पलीट्यूड, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। फिर उसके बाद आता है जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर, है ना, ये याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कि जो एम्पलीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, एनर्जी ऑफ सिस्टम। फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ एसएचएम इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट, जिसको लिखते हो 1/t से, या ऐसा भी लिखते हो ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। तो f बराबर क्या होता है, ओमेगा/2π। यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। टाइम पीरियड, स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड जिसके बाद मोशन अपने आप को रिपीट करती है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2π/t, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या लिखते हो तुम, 2π/t। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ें जो कि तुम्हें समझ आ गई होगी। उसके बाद
सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है वो हमने लिखी, नेसेसरी कंडीशन थी F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहाँ से हमने लिखा ma इक्वल्स टू माइनस के एक्स है। a को हम लिख सकते हैं, a को हम क्या लिख सकते हैं, d2x अपॉन dt2, तो वही यहाँ पर लिखा है। और इसको फिर हमने ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाने के बाद ये बन गया d2x अपॉन dt2 प्लस k अपॉन m x। इस k अपॉन m को हम बराबर करते हैं ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर को हम नाम देते हैं ओमेगा को नाम देते हैं हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी, और ओमेगा की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट के बाय एम। ओमेगा बराबर होता है कितना, 2 पाई अपॉन टी, और ये हो गया के अपॉन एम। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकल के आ जाती है 2 पाई अंडर रूट के बाय एम, जो कि टाइम पीरियड का इक्वेशन बन के आ गई। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को मिलेंगे आगे जाके। इसका जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये बन के आता है, इसको कई जगह लिखा होता है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और कई जगह ये लिखा होता है a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। कई बार देखने को मिलेगा तुम्हें a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और कई बार तुम्हें देखने को मिलेगा ओमेगा टी कॉस में। सबसे पहली बात मैं एक बार ये तुम्हें समझा दूँ थोड़ा सा कि हार्मोनिक का मतलब क्या होता है। हार्मोनिक का मतलब होता है ऐसे फंक्शंस जो कि साइन कॉस के ऊपर डिपेंड कर। हार्मोनिक सीरीज मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रही है। जैसे कि साइन के कर्व्स बनते हैं, साइन की वेव्स, तो साइन की वेव्स चलती हैं ऐसे यूँ। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर कि एक टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। इसी तरह से तुम कॉस की भी देख सकते हो, तो कॉस में भी क्या हो रहा है, एक टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। टैन कॉट के केस में नहीं होगा ऐसा, क्योंकि टैन कॉट के ग्राफ जो हैं वो अलग अलग एक टाइम इंटरवल में फिक्स रहते हैं, तो वहाँ की जो इक्वेशन है उसको हार्मोनिक मोशन नहीं बोल सकते। तो हार्मोनिक मोशन किसको बोलोगे, जो साइन कॉस के फॉर्म में लिखी होगी। तो ये जो इक्वेशन है इसके दो सॉल्यूशन लिख सकते हो तुम। एक तो ये लिख सकते हो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक लिख सकते हो a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा हुआ है, ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको बोलते हैं हम फेज। ओमेगा टी प्लस फाइव जो है उसको हम बोलते हैं फेज। और जो ये फाइव बोला है, फाइव यहाँ पर जो फाइव लिखा हुआ है, ये फाइव होता है इनिशियल एंगल। इनिशियल एंगल का मतलब एट टी इक्वल्स टू जीरो पर, टी इक्वल्स टू जीरो पर ये एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं इनिशियल एंगल। इसको इपोच भी बोलते हैं। और पूरी जो वैल्यू होती है ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं फेज। क्या नाम देते हैं, फेज। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, हाँ जी, तो जो क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन में क्या बोला है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम एज शोन बिलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एसएचएम, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज ए। हालांकि यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए, परंतु जो एग्जाम के अंदर तुम्हें ऑप्शन भी मिलेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इक्वेशन किस तरह से बनाओगे। तुम्हारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है या जनरल इक्वेशन जो है एसएचएम की, वो या तो कॉस में है या साइन में है। तो हमने अभी जो पीछे देखी इक्वेशन वो ये है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वही लिख लो। तो जनरल इक्वेशन जो है, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो है वो क्या है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन है। अब तुम्हें कंडीशन जो दी है वो क्या दी है, t बराबर जीरो पर x बराबर क्या है, जीरो। तो गिवन क्या है, एट t इक्वल्स टू जीरो x बराबर क्या है, जीरो। ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू डाल दूँ तो x इक्वल्स टू जीरो डाल दिया, तो और a साइन ओमेगा t की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये हो गया फाइव। तो a साइन फाइव बराबर जीरो, तो a तो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड तो जीरो होगा नहीं, जीरो क्या हो सकता है, साइन फाइव। तो साइन फाइव जो जीरो होगा उसकी दो कंडीशन मिल रही है, जीरो से 2 पाई में। टाइम इंटरवल अगर हमारा जो फाइव का इंटरवल है, फाइव एलिमेंट है किसका, जीरो से अगर 2 पाई का, तो अभी मेरे को दो वैल्यू मिल रही है, एक मिल रही है जीरो और एक पाई, क्योंकि हमारा एम्पलीट्यूड या तो ए है या क्या है, माइनस है। यूँ ही तो घूम रही है ये 180 डिग्री पे, तो जीरो से फाइव, यानी कि फाइव की वैल्यू मेरे को मिल रही है या तो जीरो, ये पाई, ये दो वैल्यू मिल रही है मेरे को। अब इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो t बराबर जीरो पर, एट t बराबर जीरो पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो किधर की तरफ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स की तरफ है, पॉजिटिव। तो इसको पहले तो तुम बदलो किसमें, वेलोसिटी में। तो dx अपॉन dt,
dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो गई, ए ओमेगा, साइन का क्या आएगा कॉस, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, ये ध्यान रखना साइन का माइनस कॉस नहीं आएगा, कॉस का माइनस साइन आता है, तो क्या आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये वेलोसिटी हो गई। हम t बराबर जीरो की बात कर रहे हैं, तो t बराबर जीरो पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो होगी ए ओमेगा कॉस फाई, तो ये होगी ए ओमेगा कॉस फाई, ठीक है, क्या होगी ए ओमेगा कॉस फाई। तो कॉस फाई ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकती है, जब फाई में दो वैल्यू है, एक तो जीरो है और एक पाई है। तो अगर पाई रखोगे तो कॉस पाई क्या दे देगा, माइनस वैल्यू, तो माइनस तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव कब मिलेगी, जब फाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या लिखनी है हमें, जीरो। दो वैल्यू आ रही है ना, जो एक जीरो आ रही है एक पाई, तो इनमें से कौन सी वैल्यू लेनी है, फाई बराबर जीरो। तो जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। दूसरा इसमें ऐसा हो सकता है कि जो पार्टिकल है, इसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल नेगेटिव x की तरफ जाए, यहाँ पर माइनस ए है, यहाँ पर a है, और ये है ज़ीरो ओ पोजिशन, तो ये t बराबर जीरो पर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे। तो इस केस में भी तुम्हारे पास x इक्वल्स टू क्या आ गया, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इक्वेशन तो वही है। अब यहाँ पर भी t बराबर जीरो पर क्या है, x बराबर जीरो, तो यहाँ पर भी मिलेगा, तो भाई फाई की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी, दो ही मिलेगी, एक तो जीरो और एक पाई। परंतु अब इस केस में क्या होगा, t बराबर जीरो पर अब वेलोसिटी किधर की तरफ है, नेगेटिव की तरफ है, तो वेलोसिटी किधर जा रही है, नेगेटिव x की तरफ जा रही है। तो अब वेलोसिटी नेगेटिव x की तरफ जा रही है, यानी कि a ओमेगा कॉस फाई, इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। और ये नेगेटिव कब मिलेगा, जब फाई की वैल्यू क्या हो, पाई, फाई की वैल्यू क्या हो, पाई। तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो अब आपको मेरे समझ में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इक्वेशंस बनानी है एसएचएम की। इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन फेंके जाएंगे आपको, उनके ऊपर आपको इक्वेशंस बनानी है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इनके ऊपर, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम फॉर द सिचुएशन शोन बिलो। तो यहाँ पर t बराबर जीरो पर x बराबर दे रखा है a/2, ठीक है, गिवन है, गिवन क्या है, t बराबर जीरो पर x बराबर क्या दे रखा है, a/2, और ये जो है नेगेटिव x की तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, इधर जा रहा है यूँ। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन है हमारे पास x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब x की वैल्यू कितनी दे रखी है, a/2 दे रखी है, और यहाँ आ गया a और साइन ओमेगा t यानी कि ओमेगा इंटू जीरो प्लस फाई। तो ये कितना बन जाएगा, a/2 इक्वल्स टू a, और ये हो गया कितना, साइन, और ये हो गया फाई। तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया कितना, ये हमारे पास बन गया 1/2 इक्वल्स टू साइन फाई, है ना, ये बन गया 1/2 इक्वल्स टू साइन फाई, ये वैल्यू बन गई हमारे पास। तो साइन फाई 1/2 कब होगा, तो 1/2 कब होगा, ये π/3 पर। तो फाई की वैल्यू π/6 पे हो सकती है ना, यानी कि 30 डिग्री पर। और कब होगा, 150 पर। तो 150 का मतलब कितना हो गया, 150 का मतलब हो गया 5 π/6, किस पर, 5 π/6। ये दो वैल्यू हमारे पास आ रही है, एक π/6 और एक 5 π/6, ये दो वैल्यू आ रही है। तो अब जब t बराबर ज़ीरो है, t बराबर ज़ीरो पर वेलोसिटी जो है वो किधर की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है ना, वेलोसिटी किधर की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ। तो इससे जो वेलोसिटी बनाओगे, तो वेलोसिटी क्या बनेगी, वेलोसिटी यानी कि a ओमेगा कॉस फाई, इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। और वो नेगेटिव कब आ सकती है, जब तुम फाई की वैल्यू क्या लो, 5 π/6 लो। वो नेगेटिव कब आ सकती है, जब तुम फाई की वैल्यू क्या लो, 5 π/6 लो। तो इसलिए यहाँ पर जो एंगल तुम उठाओगे वो कौन सा उठाओगे, 5 π/6। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 π/6, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी, a साइन ओमेगा t प्लस 5 π/6। समझ में आ गया ये मैंने कैसे बनाया।
है ना। समझ में आ गया ये इक्वेशंस कैसे बनाई मैंने। तो इस तरह से तुम्हें इक्वेशंस बनानी है एसएचएम की, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना भी तुम्हें पढ़ाया होपफुली सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात करेंगे हम वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, ग्राफिकली और एक मैथमेटिकली। तो सबसे पहले हम ग्राफिकली बात कर लें, ऐसे कोई हमें डेरिवेशन कोई पूछेगा भी नहीं, तो कोई सा भी एक तरीका पकड़ लो, ग्राफ से पकड़ लो। ग्राफ का मतलब एक पॉइंट को सर्किल पे रखते हैं, उसके बाद वो वेलोसिटी की इक्वेशन बनाते हैं। और जो मैथमेटिकली मतलब जो तुम्हें ये इक्वेशन दी है, ये वाली इक्वेशन x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो तुम्हारा वेलोसिटी भी बन जाएगी और तुम्हारा एक्सेलरेशन भी बन जाएगा। तो वेलोसिटी कैसे बनाओगे, x इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो हो गया एक्सेलरेशन। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफ्रेंशिएट करो इसको तो कितना बन गया, डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो गया v, और ये हो गया ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बन गया, ठीक है। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इक्वेशन फर्स्ट में के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, x बाई ए, कितनी है, x बाई ए। तो ये कितना बन जाएगा, v इक्वल्स टू ए ओमेगा, v इक्वल्स टू ए ओमेगा 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जिसको भी फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ए ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चेंज कर देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको जब मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी ए ओमेगा और ए स्क्वायर, ए तो कट जाएगा ना, सॉरी, तो ए कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई। अब जब तुम मीन पोजीशन पे होगे तो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर x क्या हो, जीरो हो। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा ए, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा ए, यानी कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम। जब तुम एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो x है, x बोले तो डिस्प्लेसमेंट, वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए, यानी कि x की वैल्यू या तो a हो या क्या हो, माइनस ए हो। तो उस केस में इस इक्वेशन में जब x बराबर a या माइनस ए रखोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, ये हमने देखा भी था जब हमने मोशन का एनालिसिस किया था। और जो वेलोसिटी रहेगी मैक्सिमम। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए तुम्हारे, ये वाला ऑब्जेक्टिव है ना, ये ऑब्जेक्टिव, सीधे सीधे फार्मूले पूछ लेंगे। इसी तरह से तुम एक्सेलरेशन में निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ये जो इक्वेशन है इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, d2x अपॉन dt2। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस का क्या देगा, माइनस साइन, और ये बनेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। अच्छा, अब माइनस ए, एक मिनट वापस, यहाँ ओमेगा स्क्वायर को मैंने आगे लिख लिया और इसको लिख दिया मैंने ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स को। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या हो गया, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसकी भी तीन अलग अलग कंडीशन होगी। तो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के ऊपर क्या होगा, x बराबर होगा जीरो, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। एट एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशंस का मतलब क्या हो गया, व्हेन x इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव x की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यानी कि अगर आप ऐसे चल रहे हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी ऐसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि कंडीशन भी है कि फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगना चाहिए मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जब आप नेगेटिव x की तरफ जा रहे हो, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव जा रही है,
तो उस केस में ए जो है वो आएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर एक्स। यानी कि आप अगर ऐसे जा रहे हो तो जो एफ एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो दोनों केस में डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए तीनों चारों, ये सारे क्या बन गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने जो इसके अंदर पढ़ा है वो हमने बेसिक बिल्कुल चीज़ें पढ़ी हैं, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि मोशंस जो हैं, ऑसिलेटरी मोशंस, वो क्या क्या होती हैं। और उसके बाद कुछ एक क्वेश्चंस हमने लिए, फिर वेलोसिटी हमने देखी इसमें, फिर हमने इसमें एक्सेलरेशन देखा। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, यानी कि कल का जो लेक्चर होगा, उसमें हम ये डिस्कशन करेंगे इसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उनके ग्राफ्स। उसके बाद जो फेजर डायग्राम से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस पॉइंट के ऊपर आकर वो मिलेंगे या क्या टाइम पर वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो उस तरह के क्वेश्चंस। फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो स्प्रिंग मास सिस्टम वाले क्वेश्चंस हैं वो, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो सब चीज़ें कंसीडर होगी हमारी किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लेक्चर के अंदर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसमें जो चलेगा हमारा, उसके बाद जो एडवांस वाला चलेगा, जिसमें हम डैम्प्ड ऑसिलेशन को पढ़ेंगे, जिसमें हम डैम्प्ड ऑसिलेशन के दोनों टाइप, यानी कि फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन, वो पढ़ेंगे। तो वो होगा उसके बाद वाले लेक्चर्स में। तो होपफुली ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आज, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।